Amazon का उदय ऑनलाइन बुक स्टोर से ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट बनने तक और इंडियन मार्केट में Amazon की एंट्री। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने न सिर्फ शॉपिंग का तरीका बदल दिया बल्कि पूरी दुनिया के रिटेल, टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल कॉमर्स को नए ढंग से डिफाइन किया। हम बात कर रहे हैं Amazon की। आज Amazon सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, यह एक ऐसा ग्लोबल एम्पायर है जो ई कॉमर्स, AWS, प्राइम वीडियो, AI, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पेमेंट्स और अब तो हेल्थ केयर तथा स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी अपनी प्रेजेंस बना चुका है। लेकिन सवाल है, क्या Amazon हमेशा से इतना बड़ा था? क्या जेफ बेजोस ने शुरू से ही इतना विशाल बिजनेस इमेजिन किया था? और इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट में Amazon ने अपनी जगह कैसे बनाई? आइए Amazon की इस इनक्रेडिबल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक रिपोर्ट जिसने इतिहास बदल दिया कहानी शुरू होती है 1994 की गर्मियों से। उस समय जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट में काम करते थे। उनकी नौकरी स्टेबल थी, करियर प्रॉमिसिंग था और जिंदगी सेफ ट्रैक पर चल रही थी। लेकिन एक दिन उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि इंटरनेट हर साल 2300% की दर से बढ़ रहा है। अब ज्यादातर लोग इस डेटा को सिर्फ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मानकर छोड़ देते, लेकिन जेफ बेजोस ने इसमें फ्यूचर देखा। उन्होंने समझ लिया कि दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है और जो बिजनेस इस डिजिटल वेव को जल्दी समझ लेगा वही आने वाले समय में सबसे आगे होगा। यही वह मोमेंट था जहां से Amazon की कहानी सच में शुरू हुई। जॉब छोड़कर रिस्क लेने का फैसला जेफ बेजोस ने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपनी पत्नी मैकेंजी के साथ क्रॉस कंट्री ड्राइव की और इस सफर के दौरान ही उन्होंने अपना बिजनेस प्लान तैयार करना शुरू किया। उनका पहला आइडिया बहुत सिंपल था, एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करना। यह आइडिया सुनने में छोटा लगता है, लेकिन उस समय यह बहुत बोल्ड था क्योंकि इंटरनेट नया था, ऑनलाइन पेमेंट्स पर भरोसा कम था और लोग प्रोडक्ट्स को छूकर देखकर खरीदने के आदी थे। फिर भी जेफ ने सोचा कि बुक्स ऑनलाइन बेचने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि बुक्स की वैरायटीज बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन किसी फिजिकल स्टोर में अनलिमिटेड टाइटल्स रखना पॉसिबल नहीं होता। ऑनलाइन मॉडल इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन था। उन्होंने कंपनी का नाम रखा Amazon, दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर। नाम के पीछे एम्बिशन भी वैसा ही था, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बनाना। गराज से शुरुआत। जेफ बेजोस ने सिएटल के एक गराज से अपना पहला ऑफिस शुरू किया। कुछ एम्प्लॉइज थे, सेकंड हैंड डेस्क्स थे और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। 1995 में Amazon लाइव हुआ और लॉन्च के पहले ही महीने में Amazon ने अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स और 45 दूसरे देशों में कस्टमर्स तक बुक्स पहुंचानी शुरू कर दी। सोचिए, एक गराज से शुरू हुई कंपनी और कुछ ही समय में ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचने लगी। यहीं से साफ हो गया था कि Amazon कोई ऑर्डिनरी स्टार्टअप नहीं है। ये सिर्फ बुक स्टोर नहीं था। बहुत लोग सोचते थे कि Amazon सिर्फ बुक्स बेचने वाली वेबसाइट है, लेकिन जेफ बेजोस की सोच कहीं बड़ी थी। वह एक एवरीथिंग स्टोर बनाना चाहते थे, एक ऐसा डिजिटल डेस्टिनेशन जहां कस्टमर अपनी हर जरूरत की चीज खरीद सके। यानी Amazon की कहानी सिर्फ बुक्स बेचने की नहीं है, यह लॉन्ग टर्म विजन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कस्टमर ऑब्सेशन की कहानी है। IPO और एक्सपेंशन की शुरुआत। अब आते हैं Amazon के अगले बड़े पड़ाव पर। मई 1997 में Amazon ने नैस्डैक पर अपना IPO लॉन्च किया। शेयर्स की कीमत थी $18 प्रति शेयर। इस IPO से कंपनी ने $54 मिलियन जुटाए। उस समय कई एक्सपर्ट्स को लगता था कि ई कॉमर्स टिक नहीं पाएगा। कई लोगों ने Amazon को सिर्फ एक नीच टेक कंपनी माना, लेकिन जेफ बेजोस को पता था कि वह सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे बल्कि फ्यूचर की रिटेल सिस्टम बना रहे हैं। IPO के बाद Amazon ने बुक्स के बाहर निकलना शुरू किया। 1998 में कंपनी ने म्यूजिक CDs, मूवी DVDs और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचना शुरू किया। फिर 1999 में Amazon ने इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, वीडियो गेम्स, होम इंप्रूवमेंट टूल्स और किचनवेयर तक अपना कैटलॉग बढ़ा दिया। यानी Amazon साफ मैसेज दे रहा था, यह कंपनी एक सिंगल कैटेगरी बिजनेस नहीं रहने वाली। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। Amazon को बाकी कंपनी से अलग बनाने वाली एक बहुत बड़ी बात थी जेफ बेजोस का लॉन्ग टर्म अप्रोच। जब कई कंपनीज इमीडिएट प्रॉफिट्स दिखाने में लगी थीं, बेजोस अर्निंग्स को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने पैसा टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसेज और IT इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। उस समय कुछ लोगों को यह स्ट्रैटेजी रिस्की लगती थी,
लेकिन बाद में यही Amazon की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। यही रीइन्वेस्टमेंट मॉडल Amazon को फ्यूचर रेडी बना रहा था। AWS Amazon का हिडन सुपर पावर। अब Amazon की कहानी का एक ऐसा चैप्टर आता है जिसने कंपनी को सिर्फ रिटेलर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी जायंट बना दिया। 2002 में Amazon ने लॉन्च किया Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS। शुरुआत में यह स्टोरेज, कंप्यूटेशन और कुछ टेक्निकल सर्विसेज देता था, लेकिन 2006 तक AWS ने EC2 और S3 जैसी सर्विसेज के साथ फुल फ्लेज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का रूप ले लिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि AWS सिर्फ Amazon के लिए नहीं था, यह दूसरे बिजनेसेस के लिए भी टेक्नोलॉजी बैकबोन बन गया। धीरे धीरे Netflix, Airbnb, NASA और US गवर्नमेंट जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने AWS का यूज करना शुरू कर दिया। यानी Amazon अब सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा नहीं कमा रहा था, वह दुनिया की दूसरी कंपनीज को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहा था। और यही मूव Amazon के लिए विजनरी साबित हुआ। मार्केटप्लेस। Amazon ने दूसरों को भी बिजनेस दिया। Amazon की स्ट्रेटजी की एक और बड़ी ताकत थी उसका मार्केटप्लेस मॉडल। 2000 में Amazon ने Amazon मार्केटप्लेस लॉन्च किया। इससे थर्ड पार्टी सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स Amazon प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने का मौका मिला। इसका मतलब क्या हुआ? Amazon को हर प्रोडक्ट खुद खरीद कर स्टॉक नहीं करना था, दूसरे सेलर्स भी Amazon पर बेच सकते थे। इससे प्रोडक्ट वैरायटी तेजी से बढ़ गई। फिर 2006 में आया फुलफिलमेंट बाय Amazon यानी FBA। इस मॉडल में सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स Amazon के वेयर हाउसेज में रखते थे और पैकिंग, शिपिंग, डिलीवरी, कस्टमर सर्विस सब Amazon संभालता था। यह मॉडल रेवोल्यूशनरी था क्योंकि इससे छोटे सेलर्स को ग्लोबल कस्टमर्स मिले और Amazon को कमीशंस, स्केल और लॉजिस्टिक्स स्ट्रेंथ मिली। 2007 तक Amazon की 30% से ज्यादा सेल्स थर्ड पार्टी सेलर्स से आने लगी। यानी Amazon सिर्फ खुद का बिजनेस नहीं बढ़ा रहा था, वह एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा था। Kindle ने पब्लिशिंग इंडस्ट्री बदल दी। अब Amazon ने एक और इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया, पब्लिशिंग। 2007 में Amazon ने लॉन्च किया Kindle ई-रीडर। Kindle ने रीडिंग को डिजिटल बना दिया। अब यूजर्स लाखों ई बुक्स को इंस्टेंटली खरीद और पढ़ सकते थे। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। पहला, रीडर्स को कन्वीनियंस मिली। दूसरा, पब्लिशर्स को नया डिजिटल चैनल मिला। तीसरा, ऑथर्स को सेल्फ पब्लिशिंग का मौका मिला Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग KDP के जरिए। इसने पब्लिशिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब सिर्फ बड़े पब्लिशर्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी, एक इंडिविजुअल ऑथर भी अपनी बुक पब्लिश कर सकता था। यानी Amazon अब रिटेल के साथ साथ कंटेंट वर्ल्ड में भी पावरफुल बन रहा था। प्राइम वीडियो, म्यूजिक और डिजिटल इकोसिस्टम। Kindle के बाद Amazon ने डिजिटल कंटेंट की दुनिया में भी एंट्री बढ़ाई। उसने Amazon प्राइम वीडियो लॉन्च किया, डिजिटल म्यूजिक सर्विसेज शुरू की और बाद में Amazon स्टूडियोज के जरिए ओरिजिनल फिल्म्स और सीरीज बनानी शुरू की। अब Amazon केवल फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा था, वह यूजर्स के एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम का भी हिस्सा बन चुका था। यह स्ट्रैटेजी Netflix और Hulu जैसे प्लेयर्स के लिए डायरेक्ट चैलेंज थी। कस्टमर ऑब्सेशन Amazon की सबसे बड़ी फिलॉसफी। जेफ बेजोस का एक फेमस स्टेटमेंट है, we're not competitor obsessed। क्या पत्ते है? we're customer obsessed। यही Amazon की कोर फिलॉसफी रही है। Amazon ने कस्टमर कन्वीनियंस को सेंटर में रखकर कई इनोवेशंस किए। वन क्लिक चेकआउट, बाइंग प्रोसेस को आसान बनाया। Amazon प्राइम, फास्ट डिलीवरी, स्ट्रीमिंग और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दिए। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, मशीन लर्निंग के आधार पर हर यूजर को टेलर्ड सजेशंस दिए। यानी Amazon हर बार यह सोचता था कस्टमर को एक्सपीरियंस कैसे बेहतर मिले। इसी माइंडसेट ने कंपनी को लॉयल्टी और स्केल दोनों दिए। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स, AI, रोबोटिक्स, ड्रोन डिलीवरी। Amazon ने सिर्फ वेबसाइट इंप्रूव नहीं की, उसने फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया। 2012 में उसने कीवा सिस्टम्स एक्वायर किया, जिससे वेयर हाउसेज में रोबोटिक्स का यूज बढ़ा। उसने एलेक्सा जैसी AI बेस्ड वॉइस असिस्टेंट डेवलप की और प्राइम एयर के जरिए ड्रोन डिलीवरी जैसी फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज पर भी काम शुरू किया। मतलब Amazon हर समय अगले बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा था। 2013 तक Amazon कितना बड़ा हो चुका था? 2013 तक Amazon का रेवेन्यू 1997 के $148 मिलियन से बढ़कर $74 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका था। कंपनी कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना, ब्राजील जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में मौजूद थी। हालांकि प्रॉफिट्स बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन ट्रस्ट, स्केल, कस्टमर लॉयल्टी और फ्यूचर पोटेंशियल बहुत विशाल था। AWS मजबूत हो चुका था।
किंडल और प्राइम वीडियो मोमेंटम पकड़ रहे थे और Amazon दुनिया के सबसे ट्रस्टेड ऑनलाइन रिटेलर्स में शामिल हो चुका था। अब आती है इंडिया की बारी। इंडिया Amazon के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, इंटरनेट तेजी से फैल रहा था, स्मार्टफोन अडॉप्शन बढ़ रहा था और मिडिल क्लास डिजिटल शॉपिंग की ओर बढ़ रही थी। हालांकि Amazon पहले भी इंडिया में बुक शिप करता था, लेकिन उसने इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में ऑफिशियल एंट्री जून 2013 में Amazon.in लॉन्च करके की। इंडिया में एंट्री आसान नहीं थी। उस समय इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट पहले से ही फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे लोकल प्लेयर्स के कंट्रोल में था। ऊपर से FDI रिस्ट्रिक्शंस की वजह से Amazon इंडिया में एक फुल फ्लेज्ड रिटेलर की तरह काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने मार्केट प्लेस मॉडल अपनाया, यानी Amazon बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करेगा लेकिन खुद इन्वेंट्री ओन नहीं करेगा। यह स्ट्रैटेजी स्मार्ट भी थी और प्रैक्टिकल भी। Amazon इंडिया की शुरुआती स्ट्रैटेजी। Amazon इंडिया ने शुरुआत बुक्स, मूवीज और टीवी शोज से की। फिर उसने मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तक एक्सपेंशन किया। उसकी कुछ मेजर स्ट्रैटेजीज थीं। पहली, लोकल फुलफिलमेंट सेंटर्स। Amazon ने इंडिया में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने पर जोर दिया। 2015 तक उसके पास 21 फुलफिलमेंट सेंटर्स थे जो 10 स्टेट्स में फैले हुए थे। दूसरी, कैश ऑन डिलीवरी। Amazon ने इंडियन कस्टमर बिहेवियर को अच्छी तरह समझा। कई लोग ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए COD मॉडल ने अडॉप्शन बढ़ाया। तीसरी, इजी रिटर्न्स। इंडियन कस्टमर्स को भरोसा देने के लिए हैसल फ्री रिटर्न्स दिए गए। चौथी, Amazon प्राइम। 2016 में इंडिया में प्राइम लॉन्च हुआ। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, फास्ट शिपिंग और स्ट्रीमिंग कंटेंट ने लॉयल कस्टमर बेस बनाने में मदद की। फ्लिपकार्ट से सीधी टक्कर। इंडिया में Amazon का सबसे बड़ा मुकाबला था फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट के पास लोकल मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग थी और वह अर्ली मूवर भी था, लेकिन Amazon के पास ग्लोबल टेक्नोलॉजी, डीप इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और स्ट्रॉन्ग कस्टमर फर्स्ट सिस्टम्स थे। कंपटीशन टफ थी, लेकिन Amazon ने लोकलाइजेशन के जरिए अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत की। उसने इंडियन लैंग्वेजेस में सर्विसेज शुरू की, रीजनल सेलर नेटवर्क्स बनाए और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसी सेल्स इवेंट्स लॉन्च की ताकि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज का मुकाबला किया जा सके। इंडिया में Amazon की डिफरेंशिएशन। Amazon ने इंडिया में सिर्फ ग्लोबल मॉडल कॉपी नहीं किया, उसने लोकल नीड्स के हिसाब से अपने ऑपरेशंस अडेप्ट किए, जैसे मशीन लर्निंग का यूज पर्सनलाइजेशन और फ्रॉड डिटेक्शन में, एडवांस्ड सप्लाई चेन एल्गोरिदम्स का यूज फास्टर डिलीवरीज के लिए और AWS क्लाउड सर्विसेज का यूज इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में। मतलब Amazon इंडिया में केवल शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा था, वह डिजिटल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा भी बन रहा था। इकोसिस्टम बिल्डिंग, सेलर, पेमेंट, कंटेंट। Amazon ने इंडिया में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इकोसिस्टम बिल्डिंग पर जोर दिया। उसने Amazon सहेली जैसे प्रोग्राम्स शुरू किए जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। Amazon करिगार जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए आर्टिजन्स को डिजिटल मार्केट से जोड़ा। पेमेंट साइड पर Amazon पे को मजबूत किया गया। वीडियो साइड पर Amazon प्राइम वीडियो ने इंडियन ओरिजिनल्स और रीजनल कंटेंट पर फोकस किया। इससे Amazon इंडिया के कंज्यूमर्स की डेली लाइफ का हिस्सा बनने लगा। इन्वेस्टमेंट स्केल कितना बड़ा था? 2020 तक Amazon इंडिया में $6.5 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका था। फिर जेफ बेजोस ने इंडिया विजिट के दौरान एडिशनल $1 बिलियन इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट भी दी। यानी Amazon इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म बैटल ग्राउंड की तरह देख रहा था। इंडिया Amazon के लिए स्ट्रेटेजिक बैटल फ्रंट। आज इंडिया Amazon के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मार्केट है। यहाँ उसे ग्रोइंग मिडिल क्लास, राइजिंग डिजिटल अडॉप्शन और ह्यूज लॉन्ग टर्म डिमांड दिखाई देती है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। कंपटीशन है फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और दूसरे प्लेयर्स से। रेगुलेटरी प्रेशर है, लोकल प्रेफरेंसेस अलग हैं, प्राइस सेंसिटिविटी बहुत हाई है। फिर भी Amazon इंडिया में लगातार अपनी सर्विसेज को टेलर कर रहा है, जैसे Amazon पे, रीजनल लैंग्वेज कंटेंट, Amazon फ्रेश और सेलर फोकस्ड प्रोग्राम्स। Amazon का स्वॉट एनालिसिस। अब जरा Amazon की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्वॉट एनालिसिस के जरिए समझते हैं। स्ट्रेंथ्स। Amazon की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी ग्लोबल मार्केट लीडरशिप। दूसरी बड़ी ताकत है AWS, जिसने उसे टेक्नोलॉजी बैकबोन दिया। तीसरी है उसकी अनमैच्ड लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी और चौथी है उसकी कस्टमर सेंट्रिक फिलॉसफी। वीकनेसेस। रिटेल बिजनेस में मार्जिन्स अभी भी लो रहते हैं। लेबर इश्यूज और वर्कप्लेस क्रिटिसिज्म भी Amazon की इमेज पर असर डालते हैं। साथ ही रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका पर डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज।
हेल्थ केयर, फिनटेक, वॉइस शॉपिंग और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे एरियाज अमेजॉन के लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया या लैटिन अमेरिका में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। थ्रेट्स: रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशंस, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स और वॉलमार्ट, एलीबाबा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स की कंपटीशन अमेजॉन के लिए सीरियस थ्रेट्स हैं। अमेजॉन बाय द नंबर्स: अगर अमेजॉन के स्केल को नंबर्स में समझें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। 2024 रेवेन्यू $675 बिलियन, अमेजॉन वेब सर्विस रेवेन्यू $91 बिलियन, एड रेवेन्यू $51 बिलियन, ग्लोबल एम्प्लॉइज 15 लाख से अधिक, प्राइम सब्सक्राइबर्स 23 करोड़ से अधिक, इंडिया ग्रोस मार्केट वैल्यू 3.2 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर्स बताते हैं कि अमेजॉन केवल एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, यह क्लाउड, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, एआई, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट्स तक फैला हुआ विशाल बिजनेस सिस्टम है। अमेजॉन का रिलेंटलेस फ्लाई व्हील अमेजॉन की सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है उसका फ्लाई व्हील। इस मॉडल को आसान भाषा में समझें। प्राइम मेंबर्स को फास्ट डिलीवरी मिलती है तो वे ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ज्यादा शॉपिंग होती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, ज्यादा डेटा मिलता है तो रिकमेंडेशंस बेहतर होती हैं, बेहतर रिकमेंडेशन से सेल्स बढ़ती हैं। AWS इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल बनाता है तो ट्रस्ट बढ़ता है और ट्रस्ट से पूरा इकोसिस्टम और मजबूत होता जाता है। यानी अमेजॉन का हर हिस्सा दूसरे हिस्से को फीड करता है और यही फ्लाई व्हील उसे लगातार आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, अमेजॉन की कहानी सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी नहीं है, यह विजन, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी और कस्टमर ऑब्सेशन की मास्टर क्लास है। एक गराज से शुरू हुई ऑनलाइन बुक स्टोर आज ग्लोबल जगरनॉट बन चुकी है। उसने रिटेल को बदला, क्लाउड कंप्यूटिंग को रीशेप किया, पब्लिशिंग को डेमोक्रेटाइज किया, एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में एंट्री ली और इंडिया जैसे टफ मार्केट में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई। अमेजॉन हमें यह सिखाता है कि अगर विजन बड़ा हो, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन्ड हो और फोकस कस्टमर पर हो तो एक छोटा स्टार्टअप भी दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि जेफ बेजोस ने कहा था, इट्स ऑलवेज डे